So students, today we'll start with improvement assignment फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका हम पहला टॉपिक लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो उन्होंने किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को किस लेवल पे पहुँचा दिया था। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जो कि रुक सी गई है, जिसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, बहुत कम है या तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, तो वैसी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी हो गई थी। नेक्स्ट है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी इसलिए हो गई थी क्योंकि हमारे जितने भी सेक्टर्स थे, इधर इट इज़ एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, हर चीज़ को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ओवरटेक कर लिया था और हमें बहुत बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। जो फार्मर्स थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 75 to 80% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो थी डिपेंडेंट आपके फार्म्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस पॉपुलेशन को, जो 72% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, उनको सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया। और इसकी वजह से जब एग्रीकल्चर को उन्होंने टारगेट किया तो उन्होंने एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट कर लिया, जिसकी वजह से बैकवर्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ सस्टेन करने लगी। नेक्स्ट है आपका रैम्पेंट पॉवर्टी। व्हाट इज़ रैम्पेंट पॉवर्टी? रैम्पेंट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जहाँ पर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये जो बेसिक नीड्स हैं इनको भी पूरा नहीं किया जा पा रहा था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जब यहाँ पे लोग अपनी लाइफ को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइवल के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे फोकस करें। ना हमारे पास उस टाइम पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, ना हमारे पास पावर जनरेशन था, ना हमारे पास रेलवेज, ना हमारे पास रोड्स, हमारे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। एक तरीके से जो फॉरेनर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमें यू कुड से ले बना दिया था कि हर चीज़ के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड करने लगे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मतलब कि जो हमारा पॉपुलेशन था उसमें से आप मान के चलिए 85% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता था और जो 15% था वो अर्बन एरिया में रहता था, और उन अर्बन जो एरिया में लोग रहते थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। उस टाइम पर क्या था कि इकोनॉमी जो थी वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, मतलब कि गवर्नमेंट जो थी वो पब्लिक प्राइवेट दोनों के लिए सोचती थी, लेकिन उस टाइम पे भी जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स का था, डिसीजन उनके होते थे। नेक्स्ट वी कम टू इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से पता था कि अगर इंडिया से किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के टर्म्स में हो रही है तो वो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स थे। तो उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जो हम यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करते थे उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दी। हमें जो जो गुड्स चाहिए होते थे एज रॉ मटेरियल, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट इन्होंने टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से हम बाहर से इजीली मंगवा तो सकते हैं लेकिन डबल प्राइस पे। लेकिन अगर हम यहाँ से अपनी कंट्री से फॉरेन में कुछ भेजना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, मतलब कि जो उस टाइम के ज़मींदार थे, राजा महाराजा थे, उनके पास अपनी सिर्फ पावर नहीं थी एक्सरसाइज करने के लिए, उनकी अपनी पोजीशन मेंटेन थी कि वो राजा थे, वो प्रिंस थे, लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग का राइट अब उनके पास नहीं रह गया था। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब इंडिया का जो इंडस्ट्री था वो उस टाइम पे कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, जो मोस्टली लेबर पे बेस्ड था, हैंडमेड था, और उसका मुकाबला मशीन मेड प्रोडक्ट से होने लगा। तो इसमें क्या हुआ, मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे, ऑब्वियस सी बात है, लेस टाइम टेकिंग थे, लेबर टाइम उसमें कम लगता था, इन्वेस्टमेंट उसमें कम लगता था, और टाइम सबसे बड़ी बात है, इसकी बचत हो जाती थी और फिनिशिंग इनकी बहुत अच्छी आती थी। तो डिमांड के हिसाब से वो हमारे जो सप्लाई थी उसको उन्होंने ओवरटेक कर लिया।
न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। इसमें क्या हुआ कि लोग क्या हुए कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होने लगे। जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होने लगे। तो इसके लिए जो डोमेस्टिक डिमांड्स होती थी, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड होती थी, वो बंद होने लगी और हम क्या करने लगे, हम ब्रिटिशर्स की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने लगे, जिसकी वजह से उनके गुड्स की, उनके प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ गए। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पे। ठीक है, तो इंडिया फॉरेन ट्रेड में हमें क्या देखना है कि व्हाट वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का हमें देखना बहुत ज़रूरी। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। जब आपने 5 ईयर प्लान पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, तो उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसमें क्या होता था कि फिर जब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का हमने सोचा, तो हमने फिर ये किया कि हम हर चीज़ के लिए दूसरी कंट्री पे क्यों डिपेंडेंट रहें, हम अपनी कंट्री में वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। और इसके लिए क्या होने लगा, जो हर एक चीज़ को हम एक रॉ मटेरियल की तरह हम एक्सपोर्ट करते थे, अब उसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम एज रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में यूज़ करेंगे और जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स जो होगा उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पे बढ़ाना है। हमने क्या किया, रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते थे उसको हमने मिनिमाइज़ किया और जो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स थे इसको हम लोगों ने मिनिमाइज़ किया और यहाँ से हम मैन्युफैक्चर गुड्स जो थे उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने लगे। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। जो हमारे कमर्शियल क्रॉप्स थे, कैश क्रॉप्स थे, जिन पे ज़्यादा प्रॉफिट होता था, जैसे जूट, टी, फूड ग्रेन्स, इनका हमने क्या किया, एक्सपोर्ट थोड़ा कम कर दिया कि अगर हम सब कुछ बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारी कंट्री की जो डिमांड है वो कहाँ से पूरी होगी, उसके लिए फिर हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि फॉरेन ट्रेड जो था उसमें क्या डिसाइड किया गया कि पहले हम अपनी कंट्री के डिमांड के हिसाब से स्टॉक करेंगे, उसके बाद जो बचेगा हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे कि हमारी कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसकी नीड फुलफिल हो सके। देन इज योर इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज होता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉल्यूम ऑफ इंडियाज ट्रेड कैसी थी। तो वॉल्यूम ऑफ इंडियाज ट्रेड वाज मॉडरेट। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड pointed to a stagnant and backward economy as largely raw material was exported and finished goods were imported. Direction of trade was not so diversified. It was confined largely to Great Britain followed by USA. तो at the time of India हमारी सिचुएशन क्या थी, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी।